हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अकाउंटिंग के सीरीज़ में एक और सीरीज़ को ऐड करेंगे फिर से, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग को, तो जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो भी ब्रांच वगैरह इस्टेब्लिश करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका क्या अकाउंटिंग प्रोसेस है और क्या क्या एजम्पशंस लेके चलती है जो अकाउंटिंग में नोट किया जाता है, जो अकाउंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले वाले सेशन को भी देखे होंगे, और अगर आज नहीं देखे, अगर ये सेशन पिछले वाले सेशन को आप नहीं देखे हैं तो पहले वो पिछले वाले सेशन को देखिए, फिर इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर अभी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको शुरू से देखना होगा। और ये आपका अकाउंटिंग का अगर देखा जाए तो सेकंड लास्ट क्लास हो सकता है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस अगर होते हैं, अगर मैं बना पाता हूँ टाइम के साथ, तो वो ट्राई करूँगा। एमसीक्यूज़ वगैरह आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, जो इस जितने भी लेक्चर चले हैं उस पर बेस्ड होगा, और जिस तरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम को देखते हुए जिस तरह का बनाया गया था क्वेश्चन, उसी के हिसाब से देखा जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम एक सेशन में लेके आएंगे जल्द ही। ये अकाउंटिंग आज कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ डिले होगा, उसके बाद फिर हम लोग को जो जोन सा सब्जेक्ट की कहिएगा वो हम लोग आप लोग के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, तो अभी जनरल साइंस वगैरह हो सकता है, या मैथ्स हो सकता है, या आप कह सकते हैं रीजनिंग हो सकता है, और अगर कहा जाए तो हिस्ट्री वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी में जो स्कीम्स वगैरह आते हैं उसके लिए भी आपको ऑडियो आर्टिकल टाइप मिलेगा, जो कि 3 से 5 मिनट्स का स्कीम का होगा आपका ऑडियो। उसको जस्ट आप लोग सुनिए और उसके बाद उसको सारे अंडरस्टैंडिंग करने का कोशिश कीजिए सारे को। ठीक है, तो ये सारा होगा। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट्स आप बोलिएगा कमेंट्स कीजिए, उसके बाद हम उसको लेके जाएंगे। और फिर लेबर लॉ का अगर बात है तो लेबर लॉ का एक बार डेट वगैरह कुछ आ जाए तब उसके बाद किया जाएगा। बाकी इधर जो स्टैटिक टाइप का जो सब्जेक्ट्स है और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो सभी ला सकते हैं। तो इतने सारे जो लेबर लॉ को छोड़ के अभी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें बनाना पड़ेगा सारा मटेरियल। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा भी वक्त लगेगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें से जो बोलिएगा उसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर जनरल साइंस बोलिएगा तो जनरल साइंस स्टार्ट कर लिया जाएगा, बायोलॉजी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिए और कमेंट्स कीजिए, और सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल के साथ बने रहें। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग देखेंगे और इसमें जानेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, लोडिंग चार्ज, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारा आपको ये सब टर्म जानना है और ये कैसे प्रोसेस होता है अकाउंटिंग में वो आपको हम बताएंगे। इससे पहले वाले सेशन में आपको याद होगा कि कंसाइनमेंट वगैरह पढ़े थे, तो जस्ट ब्रांच अकाउंटिंग भी क्या है, कंसाइनमेंट के ही तरह है। ठीक है, अगर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह समझ में आ रहा है, जो कंसाइनमेंट टॉपिक था उसी से रिलेटेड ये भी है ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग में देखिए क्या होता है, इसमें ये कंसाइनमेंट में क्या था कि एजेंट क्या करता था, डील करता था आपका जहाँ पे लोकेशन था। एग्जाम्पल क्या लिए थे, दिल्ली और बिहार का। ठीक है, दिल्ली और बिहार का एग्जाम्पल लिए थे, तो बिहार में क्या था, आपका एजेंट था, तो यहाँ पे एजेंट डील करता था कंसाइनमेंट में। बट ब्रांच अकाउंट में क्या है कि हम क्या करेंगे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा और उसका ब्रांच होगा। ब्रांच होगा इट मीन्स कि वहाँ पे एजेंट नहीं होगा, मतलब इंडिविजुअल कोई व्यक्ति नहीं होगा, वहाँ पे एक ऐसे ब्रांच हम इस्टेब्लिश करेंगे। जब वहाँ ब्रांच इस्टेब्लिश करेंगे तो सारा ऑफिस इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे अकाउंटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किस कंडीशन पे वहाँ पे अकाउंटिंग होगा, किस कंडीशन पे वहाँ पे अकाउंटिंग नहीं होगा, वो भी हम बात करेंगे। तो अगर आप ये सारा सिस्टम को समझ लीजिएगा तो आपको एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब जो भी आप इसका बनाइएगा ट्रांजैक्शन वगैरह या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप माइंड में इमेजिनेशन करके आप उसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सीधा जानना है ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है। पहला बात, एजेंट नहीं होता है, जो स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे आपका ब्रांच है। मान लीजिए आपका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है, और ब्रांच आप खोले हैं बिहार में। दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है, ब्रांच खोले हैं बिहार में, ब्रांच खोले हैं यूपी में। ठीक है, तो वहाँ पे एजेंट नहीं है, आपका ब्रांच है। तो ब्रांच है तो जस्ट लाइक एक ऑफिस होता है, अगर वो भी अगर हेडक्वार्टर बनाया जाना चाहे तो वो स्टेट का हेडक्वार्टर बन सकता है अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो ये आपका है ब्रांच। इसमें देखिए क्या होता है, जो भी आपका डील होता है वो ओनर खुद करता है।
ठीक है। ओनर आपका डील खुद करता है, बट कंसाइनमेंट में क्या था, ओनर खुद डील नहीं कर रहा था, एजेंट डील कर रहा था। बिहार में अगर उसका वो बना था सारा एजेंट वाला सिस्टम, दिल्ली से बिहार कंसाइनमेंट के लिए, तो उसमें कौन डील कर रहा था, एजेंट डील कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग में हेडक्वार्टर से ऑनर और जो ब्रांच है उसमें भी ऑनर ही डील करता है। इसका मतलब क्या है, डील नॉट थ्रू एजेंट, डील बाय ऑनर मेकिंग ब्रांच। ब्रांच बनाने के बाद ब्रांच जब बन गया तो ओनर इसमें खुद डील करता है, ठीक है। बट इज़ लाइकली सिमिलर टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट के जस्ट सिमिलर ही है। तो इसमें देखिए क्या है, आपको सबसे पहला एक हेड ऑफिस रहेगा, मान लीजिए दिल्ली में हेड ऑफिस है आपका, ठीक है। और एक आपका ब्रांच रहेगा, मान लीजिए एक नहीं मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं, मान लीजिए बिहार में आपका ब्रांच है। और क्या हुआ कि वहाँ जो आप प्रोडक्ट गुड्स सप्लाई किए, तो वहाँ से क्या हुआ, कस्टमर आपके पास परचेज करने के लिए आया, बाय करने के लिए आया, ठीक है। तो ये आपको सारा बताते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्या था, हेड ऑफिस, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच है। तो जो ब्रांच है यहाँ से क्या हुआ, हेड ऑफिस से गुड ब्रांच में गया। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आपको समझना, हम शुरू से ही बताते हैं कि जैसे हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर। और किसी को हम जब पैसा देते हैं, ठीक है, तो हम वो क्या हो जाता है, डेबिटर। मतलब देनदार क्रेडिटर, लेनदार डेबिटर। तो यहाँ पे देखिए लेनदार कौन है, अगर मान लीजिए हेड ऑफिस से कुछ गुड्स आया ब्रांच में, तो यहाँ पे आपका लेनदार कौन है, ब्रांच। तो ब्रांच क्या करेगा, एज ए अकाउंटिंग में आपका डेबिटर ट्रीट होगा, ठीक है। ब्रांच क्या होगा, एज ए अकाउंट में आपका डेबिटर ट्रीट होगा। और जो आपका हेड ऑफिस है वो एज ए क्रेडिटर ट्रेड होगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा गुड्स इसको भेज रहा है ब्रांच को, और ये ब्रांच क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट वे से कस्टमर को दे रहा है। मतलब ब्रांच क्या कर रहा है, डायरेक्टली कस्टमर को दे रहा है, बट इनडायरेक्टली हेडक्वार्टर से क्या हो रहा है, डील हो रहा है, वो कस्टमर के पास जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस क्या है, एज ए क्रेडिटर, क्योंकि गुड्स ब्रांच को दिया, और ब्रांच क्या है, एज ए डेबिटर, ठीक है। बट हाँ इसी का ब्रांच है। और इसमें देखिए क्या होता है कि एक होता है आपका, यहाँ पे देखिए टर्म है डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, और एक आपका है इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो भी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। और इसमें जो भी आपका कंसाइनमेंट में था रूल, अगर मान लीजिए कुछ भी लॉस होता है, ठीक है, तो वो आपका हेड ऑफिस का होगा, ऑनर का होगा। और अगर मान लीजिए ब्रांच क्या कर रहा है, कुछ गुड्स इसको दे देता है कस्टमर को, बट ये कस्टमर क्या करता है, अभी उसका पैसा वगैरह पे नहीं करता है, ठीक है, तो एज ए बैड डेट्स जो बनता है, तो वो भी किसका होगा, वो आपका ओनर का होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कमीशन वाला सिस्टम जो था आपका कंसाइनमेंट में, वो एजेंट क्या करता था, कमीशन लेता था। बट यहाँ पे क्या होगा, कमीशन नहीं जाएगा, यहाँ पे जो भी ये ब्रांच से हो रहा है काम, उसमें सैलरी वगैरह मिलेगा, और वो सिर्फ क्या करेंगे, अपने ओनर का काम करेंगे, और उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको बता दिया गया। मतलब लाइकली समझ लीजिए कि जितना भी चीज़ कंसाइनमेंट में बताया गया था बस वही चीज़ है। बट इसमें क्या है कि एजेंट नहीं है, और कंसाइनमेंट में एजेंट था, और यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच बताए। अब देखिए डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है कि डिपेंडेंट, अगर मान लीजिए ये जो हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस क्या है, ये ब्रांच है। अब ये ब्रांच अगर हेड ऑफिस पे डिपेंड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो भी आपका अकाउंटिंग वगैरह प्रिपेयर होगा, जैसे मान लीजिए ब्रांच का कुछ सेल वगैरह होता है, ब्रांच में कुछ आप गुड सेल करके दिए कस्टमर को, तो इसका तो कुछ एंट्री होगा। तो इसका जो एंट्री होगा वो कौन एंट्री करेगा, हेड ऑफिस, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। ये सिर्फ जिम्मेदारी लिया है प्रोडक्ट को बेचने और सेल करने का, अकाउंटिंग परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं, ठीक है। तो इस तरह के ब्रांच को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। इसका मतलब क्या है कि हेड ऑफिस सारा अकाउंट वगैरह जो है वो सारा सिस्टम देखेगा, जितने भी तरह का अकाउंट है वो प्रिपेयर करेगा, कौन, डिपेंडेंट ब्रांच। और अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच का बात करें तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हेड ऑफिस तो होगा, बट वहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो होगा ब्रांच का, वो ब्रांच खुद प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो ब्रांच प्रिपेयर ओन अकाउंट, ठीक है, ब्रांच प्रिपेयर ऑन अकाउंट ऑन सेल्फ, ठीक है, अपने आप वो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करके देंगे। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी आपका जब मांगा जाएगा हेडक्वार्टर के द्वारा, तो वो क्या करेगा, ब्रांच खुद हेडक्वार्टर को भेजेगा। और ऐसे में क्या होता था, जो डिपेंडेंट ब्रांच होता था वो हेडक्वार्टर खुद बनाता था ब्रांच का अकाउंटिंग, और ब्रांच क्या करता था, सिर्फ बताता था कि
बताता है कि आपको ये इतना का ट्रांजैक्शन हुआ, इतने इस नाम के व्यक्ति को इतना रुपया का ये दिया गया, या इस व्यक्ति इतना दिन में क्रेडिट में लिया है, उधार में लिया है, या कैश में लिया है। तो ये है सारा सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ब्रांच अकाउंटिंग अंडर डेबिटर सिस्टम, अगर ये ब्रांच अकाउंटिंग है और ये डेबिटर सिस्टम में है तो इसका मतलब क्या है, जो अगर ये डेबिटर सिस्टम में है तो इसका मतलब इसको हम गुड्स दिए, इसके बदले में, अच्छा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करते थे हम लोग, एक आपका वहाँ पे आता था कैश एडवांस, एजेंट क्या करता था कुछ कैश एडवांस वगैरह भी देता था ताकि मेरे पे बिलीव करके आप वो सामान मुझको दे सकते हैं और हम उसको सेल करेंगे और उसका कमीशन लेंगे और उसके बदले में आप जो प्रॉफिट होगा वो आपको भेजेंगे। तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में होता था। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये तो ब्रांच खुद ऑनर का है, तो यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे क्या है, एज ए डेबिटर जो ब्रांच है तो ये नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट होता है। ठीक है, अगर ये गुड्स इसके पास पहुँचा, अगर ये नहीं बेचा या मान लीजिए उतना सेलिंग नहीं हुआ, मतलब कहने का बात है कि ये ओनर नहीं है, ब्रांच में जो व्यक्ति है जो सेल करा ये ओनर नहीं है, इसको मतलब नहीं है कि बिके या नहीं। ठीक है, तो जो भी गुड्स गया एज ए डेबिटर तो यहीं से आप हेड ऑफिस को क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ठीक है, कि जो ये भेजेगा वही माना जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इस पर डिपेंड करता है। अगर ये लॉस करवा देगा तो लॉस होगा, अगर बिकता है तो प्रॉफिट आया तो वो भी बताएगा। तो ये आपका क्या होगा, ट्रीट डेबिटर अकाउंट क्या होगा, एज ए नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट होता है। तो ब्रांच अकाउंटिंग समझ में आ रहा होगा। तो ब्रांच अकाउंटिंग हो गया। और अगर बात किया जाए, अब देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, डिपेंडेंट में क्या होता है, हेडक्वार्टर खुद अपना अकाउंटिंग भी बनाता है और ब्रांच का ही बनाता है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है कि ब्रांच खुद बना के देता है हेड ऑफिस को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ लोडिंग चार्ज है, तो लोडिंग चार्ज में ये टर्म है लोडिंग चार्ज, ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस कुछ गुड्स का प्राइस फिक्स करके ब्रांच को भेजती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 200 का कोई गुड्स है। ठीक है, और वो लोडिंग चार्ज इसमें ऐड कर लेती है, लोडिंग चार्ज मान लीजिए 50 रुपीज़ है, तो टोटल इसका प्राइस कितना हो गया 250। बट यहाँ पे हेडक्वार्टर क्या करती है, ब्रांच को भेजने से पहले वो एज ए इनवॉइस प्राइस शो करती है और कहती है कि 250 का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें लोडिंग चार्ज इंक्लूड है, लोडिंग चार्ज इंक्लूड है। और ये हेड ऑफिस क्या करती है, अपने ब्रांच को भी नहीं बताती है कि ये इसमें कितना का लोडिंग चार्ज लगा है, क्या लगा है, बट वो पूरा फिक्स प्राइस करके वो भेज दिया जाता है ब्रांच को। अब ब्रांच क्या करते हैं, इस प्राइस पे वो सेल करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लोडिंग चार्ज। तो इसमें क्या होता है लोडिंग चार्ज का, इसको क्लीन कर ले थोड़ा। इसमें क्या होता है लोडिंग चार्ज में, तो सबसे पहले होता है कॉस्ट ऑफ गुड प्लस, फिर आपका होता है लोडिंग चार्ज इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस, मतलब 200 प्लस 50 प्लस इक्वल टू 250। तो ये है आपका इनवॉइस चार्ज, जो कि ब्रांच को सीधे डायरेक्ट एज ए गुड्स बना के प्राइस उसमें डाल के 250 का भेज दिया जाता है, और ये बताया नहीं जाता है कि कितने % का लोडिंग चार्ज है। तो इस तरह के एंट्री में क्या होता है कि लोडिंग चार्ज लगता है, और ये इनवॉइस जो प्राइस बताए हम आपको, इनवॉइस प्राइस, इसी को मान के ब्रांच वगैरह लोग बेचते हैं। ठीक है, मतलब कस्टमर को देते हैं, सेल करते हैं। तो ये आपको बता दिया गया। और अगर इसका एग्जांपल एक ले लें कि ये क्वेश्चन के तौर पे, फिर हम आते हैं नॉर्मल लॉस और लॉस पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर लिया जाए कि इनवॉइस प्राइस अगर 200 है, या इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, इनवॉइस प्राइस 250 है और लोडिंग चार्ज इसमें लगा है आपका 5%, या ये कर लीजिए 5% भी रख सकते हैं, लोडिंग चार्ज 5%। तो बताइए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है। इसका मतलब क्या है, 5% लोडिंग चार्ज, इसका मतलब 105% का वैल्यू है। तो 105% का वैल्यू 250 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 बाय 105, 105 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड, मतलब गुड्स का कितना कॉस्ट पड़ा, बाकी लोडिंग चार्ज इसमें इंक्लूड रहता है। तो ये है आपका एक टर्म लोडिंग चार्ज, जो कि एक सिंपल वे में आपको बता दिया गया कि ये चीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस। पिछले वाले सेशन में भी बताया गया था नॉर्मल एब नॉर्मल। नॉर्मल लॉस क्या होता है, वो तो तय है, उसके लिए कोई आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपका नॉर्मल लॉस होना ही है।
तो इसका क्या होता है, कोई एंट्री नहीं होता है, नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री नहीं होता है। और इसको हम लोग मान लीजिए जो लॉस होता है इसका हम लोग एडजस्टमेंट जो करते हैं वो कॉस्ट में ही करते हैं। और अगर यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का बात किया जाए तो एबनॉर्मल लॉस आपका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होता है एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस एंट्री इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग एबनॉर्मल लॉस को एंट्री करते हैं, जो कि आपका पिछले वाले सेशन में किस में पढ़े थे, कंसाइनमेंट में पढ़े थे लॉस के बारे में, कि क्या हो रहा था कि फैक्ट्री में फर्नीचर का था, उसमें आग लग गया था तो इंश्योरेंस से रिकवर हुआ था, जो उसका एक्चुअल वैल्यू मिला था वो रिकवर हुआ था, और कुछ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको देना पड़ा था। तो इस टाइप का कुछ हम लोग देखे थे, तो पिछले वाले सेशन को देख लीजिएगा, तो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे हम बताएं ब्रांच अकाउंटिंग में, ब्रांच अकाउंटिंग का क्या सिस्टम है, और इसको हम लोग ब्रांच को एज ए डेबिटर, हेडक्वार्टर को एज ए क्रेडिटर काउंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी देखिए क्या होता है। मान लीजिए क्या हुआ कि आप गए दुकान में और कुछ सामान परचेज़ किए, ठीक है, और बट उसका आप उस समय पैसा नहीं दिए, मान लीजिए कुछ आप दुकान में गए और ये परचेज़ किए और उस समय उसका वो आप पे नहीं किए, तो अब वो अब मान लीजिए वो व्यक्ति बिना पे किए जाएगा, तो इससे अच्छा है कि उसको हम क्या करेंगे, कुछ बता देते या कुछ रसीद वगैरह, स्लिप वगैरह दे देते हैं, ताकि आप फिर से आइए तो हमको इतना देना होगा। या मान लीजिए कि वो पे नहीं किया, तो हम क्या किए, अपना एक स्लिप बना के रख लिए और उसको भी दे दिया एज ए रिसीविंग, कि अगर आप पे नहीं कीजिएगा, मतलब उसको दिखा के हम वो फिर से पैसा ले सकते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में सीधा समझ लीजिए क्या है कि जब पेमेंट करने में आपको लेट होता है तो उसके लिए एक प्रूफ होता है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक तरह का प्रूफ है जो कि बताता है कि अगर आप पैसा लेट से पे कीजिएगा तो उसके लिए आपको एक पेपर बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक तरह का बिल या कोई इनवॉइस या वॉइस होता है, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि आपको इतना रुपया देना है। तो जब इतना रुपया देना है तो वो अगर जो बिल बनाया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसको तो पैसा मिला नहीं बट वो बिल बनाया, तो उसके लिए क्या होगा कि लायबिलिटी हो जाएगा, एज ए लायबिलिटी वर्क करेगा आपका ये बिल, क्योंकि ये बिल आपको पैसा मिला ही नहीं, आप उसके लिए बिल बना दिए हैं और वो आपका एज ए पैसा वर्क करेगा। उसको बिल अगर दीजिएगा तो आपको पैसा देगा, या नहीं तो आपको वो बिल दिखा के उससे पैसा लेना होगा। तो एज ए लायबिलिटी वर्क करता है आपका बिल, जो सामान आप दिए हैं उसको, मतलब जो आपका मतलब क्रेडिटर के लिए जो सामान दिया है उसको, जो भी व्यक्ति का परचेज करके लेके गया है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये बिल क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो इसका एंट्री कैसे होगा, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगा, देखिए जा क्या रहा है, बिल आप दे रहे हैं, तो बिल रिसीवेबल का एक एंट्री बनेगा, और एक आपका देखिए क्या होगा, बिल पे करना है तो बिल पेएबल का एंट्री बनेगा। तो जब जा रहा है, देखिए क्या बिल जा रहा है तो बिल क्या हो जाएगा, डेबिट, और आना है इसके बदले में क्या, कैश, तो कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा रियल अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पे जो जा रहा है क्रेडिट गोज आउट, डेबिट कम्स इन, तो इसका एंट्री इस तरह बनेगा। तो बिल्स रिसीवेबल बनेगा टू बिल्स पेएबल बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज। एबनॉर्मल लॉस बता दिया गया था पहले वाले सेशन में भी, छोटा सा चीज़ है नॉर्मल लॉस। लोडिंग चार्ज आपको बता दिया गया, जो कि इंक्लूड रहता है इनवॉइस में ही, ठीक है, ताकि ब्रांच को उसका पता न चले, ताकि वो प्राइस के साथ ऊपर नीचे ना कर पाए सेलिंग के टाइम पे। जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। और ये क्या होता है, एज ए ब्रांच होता है, ब्रांच दो टाइप का होता है, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट, दोनों में डिफरेंस बता दिया गया। और अगर आप कंसाइनमेंट को अच्छे से समझे हैं तो ये आपका ब्रांच अकाउंटिंग भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, एक टॉपिक अभी हमको याद आया, ये हम बता देते हैं आपको। एक देखिए एक्सपेंस के बारे में, एक्सपेंस का तो टॉपिक लिए, उसमें एक टर्म आपको नहीं पता है, वो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए एक्सपेंस क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंस और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जो रेगुलर हो, बार बार हम बोल रहे हैं, पिछले वाले सेशन में भी आपको पता होगा, वैसे एक्सपेंस को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस जो रेगुलर हो या रेगुलर बेसिस पे खर्च हो। तो इसको हम लोग एंट्री किस में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी आपको पता है, जो रेगुलर होता है। और जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है तो उसका हम लोग एंट्री एज ए इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। जब ऐसे ट्रीट करते हैं तो इसका एंट्री किस में होगा, बैलेंस शीट में होगा।
जब इसका एंट्री बैलेंस शीट में होगा तो आपको ये एज ए कैपिटल वर्क करेगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंस को हम लोग बैलेंस शीट में एंट्री करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब एक्सपेंस देखिए बता दिया गया रिवेन्यू और कैपिटल, बट एक और भी टाइप का एक्सपेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? मान लीजिए कि आपकी कंपनी है और आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, हम एक एग्जांपल लिए हैं, मतलब एक एग्जांपल लिए हैं, बाकी और भी अगर एग्जांपल बन सकता है तो आप लोग सोचने का कोशिश कीजिएगा, या और भी एग्जांपल है। तो एडवर्टीजमेंट लिए हैं, तो एडवर्टीजमेंट अगर हम किसी कंपनी का करते हैं या हम अपने कंपनी का करते हैं तो वो एज ए एसेट वर्क करता है। जब एज ए एसेट वर्क करता है तो इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग टर्म एडवर्टीजमेंट चलता है, मतलब अगर हम एक बार लगाए तो वो कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल तक चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब एडवांटेज इसका क्या है, ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। और अगर इसमें बात किया जाए तो ये वर्क एज ए एसेट होता है। ठीक है, तो जब वर्क एज ए एसेट होता है तो इसका एंट्री किस में होगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो जब ऐसा सिस्टम है तो इसको कहते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट को एज ए एसेट, जो कि ये आपका बैलेंस शीट में एंट्री होता है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हर एक साल हमको ऐड एकदम फिक्स कर दिए हैं कि हर एक साल हमको ऐड में चेंज करना है, मतलब हर एक 6 मंथ में या हर एक 1 ईयर में, ठीक है, कि हमको ऐड को वहाँ पे लगाना है या ऐड को रिफ्रेश करना है, तो उस टाइप के एक्सपेंस को देखिए हर एक साल ऐड में खर्चा होगा। तो उसमें मान लीजिए आप फिक्स कर दिए कि 5 साल में हम 2 लाख रुपया ऐड में खर्चा करेंगे, या तो समझ लीजिए 5 लाख रुपया हम 5 साल में ऐड में खर्चा करेंगे। ठीक है, तो हर एक ईयर क्या होगा, आपका 1 लाख का खर्चा होगा हर एक ईयर। तो हर एक ईयर जो 1 लाख का खर्चा होगा ये भी आपका क्या हो गया, रेगुलर है। तो आपका अगर ईयरली आप अकाउंटिंग बनाते हैं तो 1 लाख रुपया आप खर्चा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस में जाएगा आपका 1 लाख रुपया ऐड पे पर ईयर, और बाकी का जो रेस्ट 4 लाख बचेगा वो आपका एंट्री हो जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वो आपका एसेट अभी बचा हुआ है। बट 1 लाख का जो एंट्री होगा वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, एडवर्टीजमेंट एज ए एसेट है, बट यहाँ पे कुछ टाइम पे देखिए क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी एंट्री हो रहा है। तो इस टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है। वैसा एक्सपेंस जो कि एसेट की तरह वर्क होता है, बट वो एक फिक्स टाइम पीरियड पर उसको फिर से खर्च किया जाता है, मतलब एक फिक्स टाइम पर बार बार खर्च होता है। तो उस टाइप के एक्सपेंस को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। और उसके अलावा जो बाकी का रेस्ट अमाउंट है तो वो आपका बैलेंस शीट में एंट्री होता है, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का एंट्री आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता है। तो ये आपको बता दिया गया एक्सपेंस के बारे में। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस आप लोग के लिए एक नया टर्म आपको जानने को मिला। तो यहाँ पे आपको ब्रांच अकाउंटिंग समझ में आ गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि फाइंड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहने का मतलब क्या है कि कितना रुपया इनकम या एक्सपेंस होने के बाद वो अब वहाँ पे रुक गया। सीधा यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड 100 यूनिट का कॉस्ट है 3600 रुपया। ठीक है, 3600 रुपया 100 यूनिट का कॉस्ट है, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए 400 का लगा। इसका मतलब गुड्स का टोटल कॉस्ट कितना हुआ, लोडिंग चार्ज मान लीजिए 400 है तो हो गया आपका 366, और ये आपका कितना हो जाएगा 4000। तो 4000 क्या हुआ आपका, ये टोटल कॉस्ट पे बैठा आपका। और उसमें देखिए नॉर्मल लॉस आपको कह रहा है यहाँ पे कि 20 यूनिट का नॉर्मल कॉस्ट चला गया। तो यानी कि आपके पास अभी कितना बचा हुआ है, 80 ही बचा हुआ है यूनिट, और उसमें से कह रहा है कि आपका 70 यूनिट बिक गया। जब 70 यूनिट चला गया तो बचा है आपके पास अभी टोटल 10। तो आप जो क्लोज़ कीजिएगा स्टॉक, इतना सा मेरे पास सामान बच गया तो सिर्फ 10 यूनिट का ही क्लोज़ कीजिएगा। तो बताइएगा मेरे पास 10 यूनिट का जो खर्चा, मतलब 10 यूनिट का अमाउंट जो मेरे पास बचा है तो उसका क्या वैल्यू आएगा, कितना रुपया मेरे पास वो बचा जो हम क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए 4000 जो आपका अमाउंट खर्चा हुआ है वो किस पे हुआ है, 100 पूरे कॉस्ट पे। ठीक है, 100 यूनिट पे। तो 1 यूनिट का यहाँ पे पहले प्राइस निकालिए, 4000/100। तो 1 यूनिट का आपका क्या हो गया 40। अब उसमें देखिए इसी 40, 1 यूनिट का 40 पड़ा, बट यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल लॉस हो गया तो आपके पास बचा 80। ठीक है, तो जब 80 आपके पास बचा तो 80 है तो आपके पास 80 यूनिट है और 1 यूनिट का दाम 40 है, तो टोटल 80 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, टोटल 80 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा,
या नहीं तो आप ऐसे करिए, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे 80 आपके पास यूनिट बचा है, तो इसी प्राइस से 80 यूनिट का दाम निकालिए। जो आपके पास प्राइस लगा था नॉर्मल लॉस, तो इसी में एडजस्ट करके चलते हैं। तो 4000/80 कर दीजिए। तो 4000/80 कीजिएगा तो पर यूनिट का कितना प्राइस निकलेगा, 4/2, तो ये हो गया पर यूनिट का 50 रुपीज़। पर यूनिट का 50 रुपीज़ आया। और आपके पास यूनिट बचा कितना है, नॉर्मल लॉस होने के बाद नॉर्मल लॉस हो गया और आपके पास 70 यूनिट बिक गया, तो बचा है यूनिट आपके पास 10। तो टोटल 10 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 10 × 50, यानी कि 500 रुपीज़ का आपके पास अभी मटेरियल बचा हुआ है, जो कि आप उसको क्लोजिंग स्टॉक में लिखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको समझाने के लिए किया गया कि 3600 रुपये का 100 यूनिट का गुड्स था और इसमें 400 रुपया लोडिंग चार्ज लगा, तो टोटल आपका खर्च इतना हुआ। बट नॉर्मल लॉस में क्या हुआ, पर यूनिट का प्राइस तो 40 है, बट यहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ तो पर यूनिट का प्राइस 50 हो गया, क्योंकि नॉर्मल लॉस में 20 यूनिट का ख़राब हो गया, तो वो 80 यूनिट का पर यूनिट 50 आया। नॉर्मल लॉस हो गया तो इसी में एडजस्ट हो गया 50, और बचा 70 यूनिट बिकने के बाद 80 में 70 बिक गया, तो बचा आपके पास 10। जब 10 बचा तो पर यूनिट का जो दाम निकला 10 × 50 500। तो इस टाइप के सिस्टम को आपको बताया जा रहा है कि ये है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन है बनता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ब्रांच अकाउंटिंग और ये क्वेश्चन और सारे तरह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और एंट्री, डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंसेस वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री, वो सारा देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और आप शेयर भी कर सकते हैं सेशन को, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जो सब्जेक्ट्स का आप कहिएगा तो वो कंटिन्यू फिर रहेगा। और अकाउंटिंग का इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, जो कि आपका लास्ट सेशन होगा, ठीक है। देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।